ये शिक्षक अगर वैज्ञानिक विचारधारा के हैं, ये शिक्षक अगर मानवीय विचारधारा के हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में 1000 गुना बदलाव ला सकते हैं, सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लेकिन यही शिक्षक अगर जातिवादी हैं, यही शिक्षक अगर अंधविश्वासी हैं, यही शिक्षक अगर धूर्त हैं, तो आपके अंदर जितने भी गुण हैं, आपकी जितनी भी क्षमता है, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे। कहना ना होगा कि ये कदम कदम पे आपका सिर्फ अंगूठा ही नहीं काटेंगे, जरूरत पड़ने पे आपके दिलो दिमाग में भूसा भी भर देंगे। पिछले 75 साल में देश के विश्वविद्यालयों में, देश के शिक्षालयों में, देश के स्कूल कॉलेजेस के अंदर लाखों की संख्या में आपके अब शिक्षक पहुंच चुके हैं। ये लाखों की संख्या में पहुंच रहे शिक्षकों ने भारत की उस दकियानूसी व्यवस्था, जिसको हम जातिवाद बोलते हैं, जिसको हम अंधविश्वास से परिपूर्ण बोलते हैं, उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं नीचे से हिला दिया है। आदरणीय सर, पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही सशक्त जानकार हैं और आप ऐसी जानकारी कहीं और नहीं पाएंगे। तो प्लीज सर आइए। कि आज इस देश का भविष्य मेरे सामने है, खासतौर पे युवा वर्ग यहां पे है, तो सबसे पहले आप लोगों का अभिवादन है। उसके साथ जो हमारे बहुत ही धीर गंभीर साथी यहाँ पे हैं, वास्तव में शिक्षा जगत की महान विभूतियां यहाँ पे हैं, गर्व का विषय है। बहुत ही इससे सीना चौड़ा हो जाता है कि आप सब के बीच में से, हम सब के बीच में से इस तरह के लोग निकल के आ रहे हैं, जो कभी जिनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, वो आज सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि पढ़ा रहे हैं। और शिक्षा का जो उच्चतम शिखर है, विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं, विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर हैं, कम से कम 4-5 लोग आज यहाँ पे आपके सामने बैठे हुए हैं। तो उन सब का भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, उन सब का भी बहुत बहुत मेरी तरफ से अभिनंदन है। साथियों, इसको खूबसूरत बनाने में, इसको ऐतिहासिक बनाने में आयोजककर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, बहुत जज्बे के साथ हम सबको यहाँ पे वो लेके आए हैं, हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है, इसलिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह का रेस्पॉन्स आपका है, जिस शिद्दत के साथ, जिस शांत भाव से आप लोग बातों को सुन रहे हैं, तो ये मेहनत रंग लाएगी और भारत और ज्यादा खूबसूरत, भारत और ज्यादा महान बनेगा। खासतौर पे बिहार की वो धरती जहां हम अभी बैठे हुए हैं, पिछले मतलब आप कह सकते हैं कि 40-50 किलोमीटर के दायरे में ये एक ऐसी जगह रही है जहां पे कम से कम 3-4 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय कभी इस जगह पे रहे थे। तो उस विरासत को याद करते हुए कि आप कभी विश्वविद्यालयों के निर्माता रहे हैं, आपने विश्व, चाहे वो उदंतपुरी हो, चाहे वो विक्रमशिला हो, और चाहे विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय रहा हो, अगर उस तरह के विश्वविद्यालयों का निर्माण आपने कभी किया था, ये सब आप ही ने किया था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 12वीं-13वीं शताब्दी तक हम लोगों के पास इस तरह के विश्वविद्यालय थे, और आज दोबारा से हम 700-800 साल बाद दोबारा से शिक्षा के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि उस विरासत को ना सिर्फ हम पुनर्जीवित करेंगे, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी और ऐसे सैकड़ों विश्वविद्यालय जो इस देश के अंदर थे, ना सिर्फ उस विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे, एक बार फिर से उस बौद्ध विचारधारा के साथ, उस बौद्धिक विचारधारा के साथ, उस न्यायिक विचारधारा के साथ, जिस अनुच्छेद की बात कर रहे थे अभी, 51AH की हम बात कर रहे थे, उस विचारधारा के साथ भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। ये हम लोग कर सकते हैं, ये हमारी विचारधारा कर सकती है। इस विचार के साथ मैं अपनी बात को शुरू करने का प्रयास करूंगा। साथियों, मुझे खासतौर पे शिक्षा के क्षेत्र में बात करने के लिए कहा गया है, या मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पे विचार किया जाना चाहिए। भारत में शिक्षा सिर्फ रोजी रोटी का माध्यम नहीं रहा है,
भारत में शिक्षा का मतलब सिर्फ यह नहीं रहा है कि किस तरीके से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया जाए। भारत में शिक्षा का मतलब निश्चित रूप से यह रहा है कि आपका समाज में स्थान क्या होगा, आपको सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको इंसान समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा, आपके पास संपत्ति होगी या नहीं होगी, आपके पास सत्ता होगी या नहीं होगी। लगभग हर चीज को भारत में शिक्षा के हिसाब से नापा गया है, उसके हिसाब से बांटा गया है। इसलिए जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो संपूर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। और जब शिक्षा आपके हाथ में है, जब शिक्षा का आप वर्ण करते हैं, तो फिर साथियों ये कितना खूबसूरत हो सकता है, कितना लाजवाब हो सकता है, इसका उदाहरण आपके सामने है। हम इस बात को देख चुके हैं कि पिछले 70-75 साल के अंदर भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो रही है, पिछले 75 साल के अंदर भारत में जो एक साइलेंट रिवॉल्यूशन आ रहा है, जिसके अंदर चाहे वो पहली पीढ़ी के हों या दूसरी पीढ़ी के लोग हों, जो इस तरह से शानदार संस्थानों में पहुंचे हैं। आप भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, भारत की कोई ऐसी संस्था नहीं है, भारत का मैं कह सकता हूं कि कोई ऐसा पद नहीं है जहां तक आप आज ना पहुंचे हों। यह किस वजह से संभव हो पाया है? इसका अगर एकमात्र कारण है तो वो शिक्षा है। अगर शिक्षा नहीं होती तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। हमारे पास संपत्ति नहीं थी, समाज में उस तरह की हमारी हैसियत नहीं थी, लेकिन बाबा साहब के और हमारे दूसरे जो महानायक नायिकाएं हुई हैं, उनके उस आंदोलन की वजह से, जिसमें शिक्षा मूल रहा है। सावित्रीबाई फूले के बारे में आप जानते हैं, ज्योतिबा फूले के बारे में आप जानते हैं, अयंकाली के बारे में आप जानते हैं। अयंकाली वो व्यक्ति थे जिन्होंने त्रावणकोर में 1904 में शिक्षा को कंपलसरी करा दिया, हालांकि ये व्यक्ति एक भी दिन स्कूल नहीं गए थे। जिस तरीके से कबीरदास के बारे में हम कह सकते हैं। तो इस तरह के सैकड़ों नायक नायिकाओं ने शिक्षा के लिए पूरा अपनी ताकत लगा दी, और फिर जाके 1950 में जो संविधान लागू होता है, उसकी वजह से भारत इतना खूबसूरत बनने लगा है। भारत की खूबसूरती आपसे है। अगर भारत में आप नहीं है, भारत में बाबा साहब का संविधान नहीं है, भारत में अंबेडकरवाद नहीं है, भारत में वो डाइवर्सिटी नहीं है, तो इसकी खूबसूरती किस काम की है? अगर यहां पे किसी एक जाति का ही वर्चस्व हो, यहां पे किसी एक ही विचार का वर्चस्व हो, तो वो तो जातिवाद है, वो तो फांसीवाद है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी भाषा के हो, अगर इस भारत के निर्माण में आपका योगदान नहीं है, अगर इस भारत के नीति निर्धारण में आपका योगदान नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये लोगों का शासन नहीं है, ये लोगों का भारत नहीं है। और यहां पे बाबा साहब का जो संविधान है, उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम सबको हर जगह पे, उस जगहों पे पहुंचा दिया है जहां से मैं कम से कम ये कह सकता हूं कि ये देश बहुत अब खूबसूरत होने लगा है। क्यों? क्योंकि अब ये लोकतांत्रिक होने लगा है। हो सकता है कि अब से 20 साल पहले हम बात करते, आर्य साहब यहां पे बैठे हुए हैं, अगर 30 साल पहले हम लोग बात करते, तो हो सकता है कि भारत में एक भी वाइस चांसलर आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी का नजर नहीं आता, किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लोग ही नजर आते। आज लेकिन 4-5 तो आपके यहां पे बैठे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि सैकड़ों की संख्या में पूरे देश के अंदर अब ये लोग हो रहे हैं। तो देश खूबसूरत हुआ है, मेरे हिसाब से शिक्षा की वजह से हुआ है। हमारे महापुरुषों ने इस पे बहुत ध्यान दिया हुआ है, इसलिए बच्चों को इस बात पे जरूर गौर करना चाहिए। दूसरी बात अब शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर को लेके आती है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कैरियर है। प्लेटो एक व्यक्ति हुए हैं, अगर बहुत सारे लोगों को पता होगा, पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफर हुए हैं प्लेटो। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति कहानियां सुनाते हैं, जो व्यक्ति कहानियां सुनाते हैं, वो व्यक्ति शासन करते हैं। कैसे ये संभव है? क्योंकि जिस तरह की कहानियां आप बताएंगे, जिस तरह के शिक्षक आप होंगे, जिस तरह का संबोधन आपका होगा, उसी तरीके से पब्लिक के दिलो दिमाग को आप कैप्चर करेंगे। अगर आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने वाले होंगे, अगर उनके अंदर आप जो है भविष्य के सपने दिखाने वाले होंगे, तो वो बच्चा उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। उस तरीके से नहीं जैसे मैडम हमारी सोना जारिया मीन्स कह रही थी कि एक प्रोफेसर ने उनसे कह दिया, एक टीचर ने कह दिया कि बच्चे आप तो बायोलॉजी
पढ़ लेना, आपसे हो सकेगा नहीं। अगर इस हो सकेंगे नहीं वाले टीचर आपके पास होंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि टीचर का पूरा व्यक्तित्व बहुत फर्क डालता है किसी भी विद्यार्थी के ऊपर, किसी भी शिक्षार्थी के ऊपर। और ये शिक्षक अगर लोकतांत्रिक विचारधारा के हैं, ये शिक्षक अगर वैज्ञानिक विचारधारा के हैं, ये शिक्षक अगर मानवीय विचारधारा के हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में 1000 गुना बदलाव ला सकते हैं, सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लेकिन यही शिक्षक अगर जातिवादी हैं, यही शिक्षक अगर अंधविश्वासी हैं, यही शिक्षक अगर धूर्त हैं, तो आपके अंदर जितने भी गुण हैं, आपकी जितनी भी क्षमता है, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे। कहना ना होगा कि ये कदम कदम पे आपका सिर्फ अंगूठा ही नहीं काटेंगे, जरूरत पड़ने पे आपके दिलो दिमाग में भूसा भी भर देंगे। इसलिए उस तरह की व्यवस्था को धत्ता बना के पिछले 75 साल में देश के विश्वविद्यालयों में, देश के शिक्षालयों में, देश के स्कूल कॉलेजेस के अंदर लाखों की संख्या में आपके अब शिक्षक पहुंच चुके हैं। ये लाखों की संख्या में पहुंच रहे शिक्षकों ने भारत की उस दकियानूसी व्यवस्था, जिसको हम जातिवाद बोलते हैं, जिसको हम अंधविश्वास से बोलते हैं, उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं नीचे से हिला दिया है। आंकड़ों के स्तर पे अगर आप जाएं साथियों, इस समय भारत के अंदर लगभग 1000 विश्वविद्यालय हैं। भारत के अंदर लगभग 1,00,000 विश्वविद्यालय हैं और इन 1,00,000 विश्वविद्यालयों के अंदर लगभग 15 लाख शिक्षक हैं। उच्च शिक्षा जिसमें आप कह रहे हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी हैं और पब्लिक सेक्टर के भी हैं। पब्लिक सेक्टर के लगभग 7.5 हैं और 7.5 ही प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स हैं पूरे देश के अंदर। लेकिन इन 15 लाख शिक्षकों में अभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी की संख्या काफी कम है। काफी कम से मतलब है लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास है, जो कि 7.5 लाख होनी चाहिए। अगर संवैधानिक रूप से ही देखें तो 7.5 लाख होनी चाहिए, लेकिन अभी वहां पे 5 लाख वैकेंसीज हैं। जैसे ही आपकी समाज में ताकत बढ़ेगी, जैसे ही आपकी राजनीति में ताकत बढ़ेगी, जैसे ही आपकी सांगठनिक ताकत बनेगी, तो तुरंत आप कहेंगे कि भाई हमें 7.5 लाख शिक्षक चाहिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के, ओबीसी के। ये 7.5 लाख शिक्षक जो अभी 1.5 लाख पहुंचे हैं, उन्होंने कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में अपनी जबरदस्त पैंठ बनाई है। आज किसी भी विश्वविद्यालय में आप देख लें, वहां पे जो बातचीत हो रही है, वहां पे जो शिक्षा को लेके जो उसका लोकतांत्रिकरण हो रहा है, शिक्षा को लेके जो मतलब स्टूडेंट्स के साथ हमारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं, क्लासरूम में जो हमारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे माहौल में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब की विचारधारा को समझ के उस बात को अपने विद्यार्थियों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए किसी भी जाति धर्म के कोई भी विद्यार्थी है, उसको लगता है कि ये बहुत अच्छी बात बताई जा रही है। इसलिए आज हम लोग कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर काफी लोकप्रिय शिक्षक हो रहे हैं। वी आर वेरी पॉपुलर टीचर्स। क्यों? क्योंकि हम वो भेदभाव नहीं करते हैं कि भाई किस जाति से आ रहा, किस धर्म से हो रहा। तो आपके सामने एक बड़ा कैरियर को लेकर एक बहुत बड़ा अवसर है उच्च शिक्षा में जाने का। उच्च शिक्षा में आप जानते हैं कि आपको अगर कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स बनना है, तो वो कोई बहुत, आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे 5 लाख वैकेंसी हो। 5 लाख वैकेंसी नहीं है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं, उनके लिए 5 लाख वैकेंसी हैं। वैसे भारत के अंदर इस समय पे 3.5 करोड़ विद्यार्थी हैं जो हमारी उच्च शिक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। 3.5 करोड़ हैं, होने चाहिए 14 करोड़। जो GER होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो होता है, उसमें 3.5 करोड़ लोगों को ही हम पढ़ा पा रहे हैं अभी, 18 से 23 साल के बच्चों का। लेकिन हमारे देश के अंदर 14 करोड़ ऐसे बच्चे हैं या युवा हैं जिनको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर होना चाहिए। अगर आपकी सरकारें लोकतांत्रिक हों, आपकी सरकारें जन कल्याण पे आधारित हों, तो वो 14 करोड़ बच्चों को विश्वविद्यालयों में पढ़ाएंगी। और अगर 14 करोड़ बच्चे आपके विश्वविद्यालयों में पढ़ेंगे, तो जो आज 15 लाख हैं, उनकी संख्या 60 लाख हो जाएगी।
तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से रोजगार के अवसर भी हैं। और इसको अगर स्कूल लेवल पे आप ले आते हैं, अगर स्कूल के क्षेत्र में इस पे बात करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या है। भारत के अंदर लगभग प्राइवेट स्कूल्स को भी लगा ले तो करोड़ों की संख्या में स्कूल हैं साथियों। ये ऐसा मामला है कि जिसमें आप ग्रेजुएशन करने के बाद या बीएड करने के बाद उधर जा सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन इसको भी आपको चूज करना चाहिए एजुकेशन, क्योंकि जो लोग पढ़ा रहे हैं वो वास्तव में किसी भी व्यवस्था का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। किसी व्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाना है, किसी को तानाशाह बनाना है, किसी को मानवीय बनाना है, किसी को अंधविश्वासी बनाना है, किसी को वैज्ञानिक सोच वाला बनाना है, तो ये शिक्षक के ऊपर बहुत निर्भर करता है। और हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन है, हमारा जो सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक क्रांति का, सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है, उसको हमें कहीं ना कहीं एक कड़ी के रूप में आगे लेके जाना होगा। इस तरीके से उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथियों, एक एग्जाम होता है, आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे, खासतौर पे हमारे जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, एक एग्जाम होता है जिसको हम यूजीसी का JRF बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्जाम या नेट एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर इस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को आप कंप्लीट कर लेते हैं, JRF आपको मिल जाता है, या इवन बहुत सारे नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को भी मिलता है, अगर इस एग्जाम को आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको लगभग 30,000 रुपए महीने स्कॉलरशिप के आज की तारीख में मिल रहे हैं। 30,000 रुपए महीने। ये 30,000 रुपए तो लगभग ऐसे हैं जो सबसे नीचे वाली जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, वहां पे भी कई बार अभी 30,000 रुपए आपको नहीं मिल रहे हैं। तो उसको 5 साल तक आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है, और उसमें आप एमफिल तो अब खत्म हो रहा है, अपना PhD कर सकते हैं या और कोई हायर रिसर्च उस तरीके से कर सकते हैं। उस तरफ जाने की जरूरत है। और फिर जब आप हायर एजुकेशन में शिक्षक बन जाते हैं, तो हमारे आज यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक बैठे हुए हैं, PhD किए हुए हैं, और बड़ी बड़ी पोजीशंस पे यहाँ के साथी बैठे हुए हैं जो प्रोफेसर्स हैं, और ब्यूरोक्रेट्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में जो ऊंची पोजीशंस पे पहुंच रहे हैं या स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, उनकी सैलरी जो है वो लाखों रुपए से स्टार्ट हो रही है इस समय पे। ये काफी अच्छा क्षेत्र है जिसको आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के द्वारा ना सिर्फ अपना, बल्कि एक व्यक्ति अगर शिक्षित होता है तो वो बहुत बड़े स्तर पे चीजों को आगे बढ़ा सकता है। महापुरुषों के आंदोलन को बढ़ाने का ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। भारत में साथियों देखिए, अभी हमारे पास लगभग 166 बिलियनर्स हैं भारत के अंदर। 166 ऐसे लोग हैं जिनके पास 100 करोड़ डॉलर्स की प्रॉपर्टी है। 100 करोड़ डॉलर्स, 100 करोड़ डॉलर का मतलब हो गया लगभग 8,000 करोड़ रुपए। ऐसे 166 लोग इस देश के अंदर हैं। इन 166 करोड़ लोग, सिर्फ 166 लोगों में कम से कम 1/3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीरो से शुरुआत की है, जिनके पारिवारिक संपत्ति नहीं थी। तो हम लोग अपनी तरफ से इस तरह की चीजों को देख सकते हैं कि अगर हमने लाइन अच्छी चूज कर ली है, अपने कैरियर को लेकर अच्छी लाइन चूज कर ली है, तो ना सिर्फ हम अपना भला कर सकते हैं बल्कि समाज का भी बहुत बड़े स्तर पे कहीं ना कहीं उनको, चाहे एम्प्लॉयमेंट को देने के मामले में हो या उनको कोई और किसी तरह के समृद्धि की जरूरत है, उसमें भी अपनी भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से निभाई जा सकती है। क्योंकि हमारे लिए शिक्षा का मामला सिर्फ रोटी या रोजगार से संबंधित नहीं है। शिक्षा हमारे लिए स्वाभिमान की बात है, शिक्षा हमारे लिए सम्मान की भी बात है। और अगर शिक्षा में हम आगे बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि बाकी जगह पे उस तरह के अभी हमारे पास इतना स्किल डेवलप नहीं हो पाया। मैं तो ये कहूंगा कि हम अगर जरूरत पड़े, या हम लोगों को जरूर इस बारे में सोचना चाहिए। खासतौर पे बाबा साहब का उदाहरण हमारे सामने है कि बाबा साहब अगर विदेश नहीं जाते तो शायद वो खुली हवा में सांस नहीं ले पाते। अगर विदेश नहीं जाते तो वो शायद इस तरीके से नहीं देख पाते कि क्या मिस हो रहा है, क्या वो यहाँ पे, क्या इस देश के हमारे लोग जो हैं वो क्या मिस कर रहे हैं। इसलिए अगर संभव है तो यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे हैं, यहाँ पे जो हमारे विद्यार्थी बैठे हैं, उनको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि किसी भी स्तर पे संभव हो तो उनको विदेश जाना चाहिए, शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहिए। जो पेरेंट्स या जो भी हमारे अपने यहाँ पे सामर्थ्यवान साथी हैं, उनको इस तरह का प्रयास करना चाहिए।
चाहिए। और आज की तारीख में तो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, आज की तारीख में बहुत सारे स्पॉन्सर्स आपको मिल जाते हैं पब्लिक फंडिंग के थ्रू भी, जो है हम क्राउड फंडिंग के थ्रू भी इस तरह के बहुत सारे साथियों को आगे भेजने का प्रयास करते हैं। अगर कुछ साथियों की इस तरह की इच्छा है तो वो भी चाहें तो बात कर सकते हैं कि किस तरीके से विदेश में जाके एडमिशन लिया जा सकता है, चाहे वो ग्रेजुएशन के लेवल पे, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे या डॉक्टरेट के लेवल पे भी एडमिशन लेने के बारे में आप लोग कहीं ना कहीं जरूर सोचें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है साथियों। आप जानते हैं कि भारत में हमारे पास जितने भी इस समय पे संसाधन हैं कुछ खास किस्म के लोगों के पास हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपना उसमें हस्तक्षेप बढ़ा रहे हैं। इस हस्तक्षेप को अगर और थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया जाए, खासतौर पे जो नए क्षेत्र आ रहे हैं, चाहे वो लॉ के क्षेत्र में है, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में है या मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, तो हम अपनी बात को और मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे। कहीं ना कहीं जो नई तरह की व्यवस्था बन के आ रही है, क्योंकि इस चीज को साथियों समझ लीजिए कि अभी जब नई शिक्षा नीति आई है या इससे पहले भी जो पिछले 2011 से एक कानून बना राइट टू एजुकेशन, इस राइट टू एजुकेशन के बाद से जिसका मतलब था कि पूरे देश के अंदर सब लोगों को शिक्षा दे दी जाएगी, सारे बच्चों को 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दे दी जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगभग 1 लाख स्कूल भारत में बंद हो चुके हैं। 6 लाख जो सरकारी स्कूल है उनमें से 1 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि सजग रूप से अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास करें। और जो सामर्थ्यवान साथी हैं, अगर ज्योतिबा फूले उस समय पे 18 स्कूल खोल सकते हैं, साहू जी महाराज और इंटरमीडिएट कॉलेजेस खोल सकते हैं और बाबा साहब कॉलेजेस खोल सकते हैं, तो हम लोगों को भी अपने शिक्षण संस्थाओं को खोलने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमेशा उनकी तरफ जाना ना पड़े। क्योंकि अगर आप उनके शिक्षण संस्थानों में जाते हैं तो फिर उनकी विचारधारा को भी साथ लेके आते हैं, कई बार उनके संस्कारों को भी साथ लेके आते हैं और वही वैचारिक प्रतिद्वंद्विता सामने आ जाती है। तो धीरे धीरे जो लोग सामर्थ्यवान हैं, जो लोग सामर्थ्य रखते हैं, उनको अपने शिक्षण संस्थाओं की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। और मैं तवज्जो चाहूंगा, हमारे जो सीनियर साथी यहाँ पे बैठे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, ब्यूरोक्रेसी में है, वो जरूर इस तरह के शिक्षण संस्थानों के निर्माण की तरफ ध्यान दें कि हमें अपने शिक्षण संस्थाओं का भी निर्माण करना पड़ेगा। उनके पास इस तरह की कैपेबिलिटीज हैं, उनके पास इस तरह के रिसोर्सेज हैं, और अगर एक व्यक्ति भी चाह ले तो वो बड़ा कार्य कर सकता है, बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थाओं का निर्माण कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।